क्योंकि हिंदू फैसल वापस लौट रहे, एक बड़ी खबर है, मोहम्मद यूनुस प्रमुख बने रहेंगे, ये बड़ी जानकारी, अंतरिम सरकार के प्रमुख बने रहेंगे मोहम्मद यूनुस ने सलाहकारों के साथ में बैठक की है और यूनुस ने इस्तीफे पर विचार की बात कही थी, सहयोगियों ने पद पर रहने के लिए मना लिया है। तो ये एक बड़ी जानकारी है मोहम्मद यूनुस से जुड़ी, क्योंकि अभी खबर यह रही थी कि बहुत ही जल्द उनका इस्तीफा हो सकता है, लेकिन अभी अपने सलाहकारों के साथ में बैठकर बातचीत की है। पहले उन्होंने कहा था कि मैं इस्तीफा देने पर विचार कर सकता हूं, यूनुस ने इस्तीफे पर विचार की बात कही थी, पर अभी सहयोगियों ने पद पर रहने के लिए उनको मना लिया है। तो ये मोहम्मद यूनुस से जुड़ा एक बड़ा अपडेट इस वक्त है, अंतरिम सरकार के प्रमुख बने रहेंगे, क्योंकि मोहम्मद यूनुस पर लगातार एक दबाव बनाया जा रहा था कि मोहम्मद यूनुस खुद ही इस्तीफा दे दे, लेकिन अभी जानकारी ये मिल रही कि किसी तरीके से जो स्ट्रैटेजी बनाई मोहम्मद यूनुस ने वो काम कर गई अभी उनके लिए, लेकिन ये कब तक काम करेगी ये एक बड़ा सवाल है। सर जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिएगा। जी हाँ, मोहम्मद यूनुस को इसलिए भी नहीं हटाया जा रहा क्योंकि कोई ऑल्टरनेट नहीं है। आज अगर समझिए रात के 10 बजे आर्मी बोल दे कि मोहम्मद यूनुस गया, अब नहीं है, आर्मी क्या सामने आ पाएगी? नहीं आने देगी। ये जमात के लोग जो हैं ये गुंडई एलिमेंट्स हैं, 10-15 हजार लोगों को ढाका में ले आएंगे, ढाका कैंटोनमेंट को घेर लेंगे और वही होगा जो कि मई 2023 में पाकिस्तान में हुआ था, जैसे कोर कमांडर के घर में घुस गए थे। बांग्लादेश में अगर आप देखें अभी जितना प्रेशर आ रहा है आर्मी के ऊपर और गवर्नमेंट के ऊपर, इसमें से 25% प्रेशर इसलिए आ रहा है कि आर्मी ने और पुलिस ने जिन लोगों को गोली मारी थी पिछले कुछ समय में उनके ऊपर कोर्ट मार्शल किया जाए। तो इसलिए अगर आर्मी को गोली यानी ओपन फायर करना पड़े तो मामला पूरा गड़बड़ा जाएगा, पूरा मामला आर्मी के हाथ से निकल जाएगा। इसको वक़ारुज़्ज़मान को मालूम है, उनको मालूम है कि कंट्रोल करना है बिना ओपन फायर किए। टैंक आप गली में खड़ी कर दीजिए 20, मैं आपको बताता हूं 20 टैंक अगर आप गली में खड़ी कर देंगे ढाका की सड़कों पर और वहां से सामने से 10,000 पत्थर फेंकने वाले आ जाएं तो टैंक कमांडर को पता नहीं होता कि मैं मेन गन से फायर करूं कि मशीन गन से फायर करूं। फायर किया तो पता लगा परसों मेरा ही कोर्ट मार्शल हो गया। तो आर्मी चीफ भी इस वक्त खुलेआम कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। वो क्यों बोल रहे हैं बार बार कि जल्दी से इलेक्शन कराओ? क्योंकि अगर यूनुस को आज भगा दिया गया तो अभी से लेकर दिसंबर तक कौन बनेगा? जाहिर बात है। तो फिर दो बातें हैं ना यहाँ पे। मैं सर आपके पास वापस लौट रही हूँ, संजीव श्रीवास्तव जी आपके पास आते हुए, मोहम्मद यूनुस के अलावा दूसरा कौन है? एक बड़ा सवाल ये है। तो अगर चुनाव हो जाते तो फिर नेक्स्ट होगा कौन? मोहम्मद यूनुस को वहां की आवाम चुनने को तैयार है क्या, या फिर ये अभी फिलहाल के लिए थोपे गए एक नेता है वहां की जनता के लिए? संजीव श्रीवास्तव जी, एक बात बहुत स्पष्ट है कि जो बांग्लादेश में यदि कभी इलेक्शंस होंगे तो वो तभी हो सकते हैं, फ्री एंड फेयर तभी हो सकते हैं कि जब उसके लिए एक उचित वातावरण का निर्माण हो। और ये मोहम्मद यूनुस की जो अंतरिम सरकार है उसका दायित्व था कि वो वहां पर कानून और व्यवस्था की स्थिति को सुदृढ़ करे, कट्टरपंथियों पर कार्रवाई करे, जो हिंदू अल्पसंख्यकों और जो अदर माइनॉरिटीज के ऊपर हमलों को रोके और जल्द से जल्द ऐसा वातावरण निर्माण करें कि जिसमें कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराया जा सके, सबको लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड कराई जा सके, जो कि मोहम्मद यूनुस करने में विफल साबित रहे हैं। और इसी वजह से मेरा ऐसा मानना है कि यदि इस तरीके की परिस्थिति में अगर वहां पे इलेक्शंस कभी होते भी हैं तो फ्री फेयर होंगे नहीं, और इलेक्शंस के लिए एक उचित वातावरण का निर्माण की जो आवश्यकता है वो प्राथमिकता है। और यदि मोहम्मद यूनुस इसको करने में विफल रहते हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि जो बांग्लादेश की सेना है इस तरीके के अरेंजमेंट्स को स्वीकार नहीं करेगी और मोहम्मद यूनुस को अपने पद से हटना पड़ेगा या सेना भी उन्हें हटा। लेकिन सर आप क्या मानते हैं, क्या शेख हसीना की वापसी हो रही है बांग्लादेश के अंदर? क्योंकि यूनुस नहीं तो नेक्स्ट विकल्प सिर्फ और सिर्फ शेख हसीना है। और क्या इसके लिए शेख हसीना ने स्ट्रैटेजी पर काम किया? क्योंकि कई दफा फेसबुक के जरिए पोस्ट करना या फिर अपने कार्यकर्ताओं के साथ में वर्चुअली जुड़ना, क्या उनकी अपनी रणनीति साइड बाय साइड चल रही है? देखिए पूजा जी, शेख हसीना की वापसी अवश्य होगी, वो दिन अवश्य आएगा, वो अपनी मातृभूमि अपने स्वदेश लौटेंगी और उसके लिए मेरे असेसमेंट के मुताबिक जो उचित वातावरण निर्माण की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। जो सबसे अच्छी बात बांग्लादेश में ये है कि बांग्लादेश की सेना, जो कि वहाँ का सबसे महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशन है, वो एक बेहद जिम्मेदार, संतुलित, विवेकपूर्ण, बुद्धिमत्तापूर्ण मिलिट्री लीडर के हाथ में है। जनरल वक़ारुज़्ज़मान एक बेहद जिम्मेदारी भरे व्यक्तित्व वाले और एक विजनरी लीडर हैं। वो वहाँ पे लोकतंत्र को बचा के रखना चाहते हैं। यदि वो चाहते तो वो टेक ओवर भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने टेक ओवर का ऑप्शन नहीं चुना। उन्होंने एक अंतरिम सरकार को बनाने में अपनी पूरी ताकत लगाई और या जो ये अंतरिम सरकार मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व की है, अगर वो बनी हुई है तो वो जनरल वक़ारुज़्ज़मान के एक गाइडेंस की वजह से, उनके सपोर्ट की वजह से बनी हुई है।
यदि आज शेख हसीना भारत में सुरक्षित आ पाई हैं, हाँ। तो उनको भारत में पहुंचाने में भी वकारुज्जमान की बहुत बड़ी भूमिका रही है। यदि उन्होंने सही समय पर इंटरवेंशन नहीं किया होता, जो हेलीकॉप्टर्स प्रोवाइड नहीं कराए होते, तो जाहिर है कि शेख हसीना का जीवन खतरे में पड़ सकता था और उनका हर्ष भी वही हो सकता था जो उनके पिता का हुआ था। ठीक है। तो वकारुज्जमान ने बहुत ही क्रिटिकल समय में अनेक महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं और मेरा ऐसा मानना है कि बांग्लादेश में लोकतंत्र रिस्टोर होगा, शेख हसीना की वापसी होगी और उसमें सबसे जो बड़ी भूमिका है वो जनरल वकारुज्जमान की होने जा रही है और वो अपनी भूमिका को लेकर के प्रोएक्टिव तरीके से एंगेज कर रहे हैं। उन्होंने मोहम्मद यूनुस को ये कहा था कि हमने 6 महीने तक आपको देखा, 6 महीने में आपका जो परफॉर्मेंस, लेकिन ये मोहम्मद यूनुस के सलाहकारों के साथ बैठक में तो वहां के जो लोग हैं सलाहकार है वो कह रहे हैं कि आपको पद छोड़ने की जरूरत नहीं, आप बने रहिए। जो कह रहे थे कि मैं इस्तीफा देने पर विचार करूंगा, वो अब उनके लोग कह रहे हैं कि आप बने रहिए। इसका क्या असर होगा? जल्दी से सर, फिर मुझे दत्ता सर के पास जाना है। ये तो नाहिद इस्लाम और उनके जो कुछ क्लोज एसोसिएट जो रहे हैं, इन्होंने एक नया दल बना लिया, ये उनकी बात है। लेकिन अगर वकारुज्जमान, जनरल वकारुज्जमान के अगर आप स्टेटमेंट्स को देखें तो वो जरा भी इस सरकार की परफॉर्मेंस से खुश नहीं है। हालांकि उन्होंने अभी धैर्य बनाए रखा हुआ है। हाँ। और वो ये देख रहे हैं कि ये सरकार जो है अपना कार्य ठीक तरीके से करे और उनकी अपेक्षा भी यही है। लेकिन यदि ये सरकार अपने कार्यों को ठीक तरीके से कर पाने में विफल साबित रहती है तो मेरा ऐसा मानना है कि कोई नया वर्किंग अरेंजमेंट बांग्लादेश में इमर्ज होगा, जिसके की नेतृत्व में, जिसके की सुपरविजन में अगले इलेक्शंस कराए जाएंगे। लेकिन एक उचित वातावरण का निर्माण, एक लेवल प्लेइंग फील्ड का जो निर्माण है वो कराना नितांत आवश्यक है। उसके बिना इलेक्शंस का कोई अर्थ नहीं होगा, कोई इसका आशय नहीं होगा। ठीक है, वोरा सर आपके पास जल्दी से आते हुए, क्योंकि दत्ता सर अभी है नहीं हमारे साथ में। ये बात सिर्फ अभी बांग्लादेश तक है, लेकिन मैं इसको थोड़ा लार्जर पर्सपेक्टिव में ले जाकर आपके साथ चर्चा करना चाहती हूँ। अब यहाँ पर सब कुछ घूम रहा है अमेरिका, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान। अगर उस लिहाज से देखा जाए तो क्या आपको नहीं लगता कि भारत का स्टैंड और भारत का रुख यहाँ पर सबसे ज्यादा मजबूत नजर आता है? क्योंकि अमेरिका ने इधर से यूनुस को यहाँ फीड कर दिया, उधर से चाइना अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है, यहाँ से भारत की अपनी कोशिश है कि शेख हसीना की वापसी होनी चाहिए, क्योंकि हमारे लिए सिर्फ एक ही फायदे का सौदा है और वो है शेख हसीना का वहां पर होना, क्योंकि हमारे लिए सामरिक दृष्टि से भी यही इंपॉर्टेंट है और दूसरा क्योंकि हमारा करीबी है, हमारा पड़ोसी है बांग्लादेश, उस लिहाज से भी हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है बांग्लादेश। नो क्वेश्चन अबाउट इट मैम, मैं आपको बहुत जल्दी बता देता हूँ। 52 साल मुझे डिप्लोमेसी में हो गए, मैंने बहुत करीब से देखा है। शेख हसीना अगर इसको निकाला किसने था? अमेरिका ने निकाला था, हम सब सहमत हैं उसके साथ। उन्होंने खुद कहा था कि मैंने वो सेंट मार्टिन आइलैंड नहीं दिया, मुझे निकाल दिया। कल कह दिया ओके डार्लिंग ले लो सेंट मार्टिन आइलैंड। ये ट्रम्प साहब जो बैठा ना वहां पे, बोले कि आके यहाँ इन्वेस्ट करो, सब कुछ तेरे को दे रही हूँ, वो कल शेख हसीना को वापस लेके आ जाएगा। तो ये यूजलेस खान की कोई ताकत नहीं है। शेख हसीना बहुत पावरफुल फैक्टर है। मेरा मानना है कि बहुत जल्दी अमेरिका, दे हैव ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड, अब ये क्या कह सकता हूँ, उनके संपर्क हो चुके हैं दिल्ली में शेख हसीना के साथ, अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ। और अब क्या होगा इसके बाद? शी विल गो बैक। मोहम्मद यूनुस खान या तो गोली मार देगा कोई उसको, या इसको अमेरिका वापस भेजेंगे। हिलरी क्लिंटन के पास खनसामा नहीं है, अभी जाके खनसामा के लिए वहां पर कर। यू वॉच, दिस इज गोइंग टू हैपन वेरी वेरी क्विकली मैम। अंतरराष्ट्रीय रिलेशंस में मैं बता देता हूं, अगर कहते हैं ना लॉयल्टी एक चीज होती है ना, आपने सुना होगा, क्या कहते हैं हिंदी में उसको? वफादारी। अगर वफादारी चाहिए ना अंतरराष्ट्रीय रिलेशन में, बाजार से कुत्ता खरीद के ले आओ, तब आपको वफादारी मिलेगी। देयर इज नो सच थिंग एज लॉयल्टी इन इंटरनेशनल वे। ये गया, वो आई, और वो बेगम खालिदा, उसका बेटा बैठा हुआ है लंदन में कि जी प्रधानमंत्री तो मुझे बनना है। आप देखिए अब क्या होता है। शायद शेख हसीना प्रेसिडेंट बन जाए, वो प्राइम मिनिस्टर बन जाए, एटसेट्रा एटसेट्रा। यूनुस हैज गॉन, क्योंकि कोई इसको नहीं चाहता। वो 5000 जो इसके चमचे हैं वो भी नहीं चाहते, चाइना नहीं चाहता, अमेरिका नहीं चाहता, रूस नहीं चाहता, हम नहीं चाहते। अकेला कब तक ये क्या कर लेगा? बेवकूफ आदमी है। इसकी जगह मैं होता तो खुद कुछ कर देता। सॉरी मैम, आई फील वेरी स्ट्रांगली अबाउट दिस। मैं ये नहीं कह रहा कि खुदकुशी कर, लेकिन अगर मैं तेरी जगह होता तो कर लेता।